देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। अच्छा देखो हम लोग कॉस्ट कर रहे थे उसमें ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये मैंने नोट डाउन भी कर रखा है हमें क्या क्या करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 और इलास्ट्रेशन 2 वो इलास्ट्रेशन 2 लास्ट में करेंगे क्योंकि वो काफी मतलब बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले 1 2 3 ये कंप्लीट कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, फिर इलास्ट्रेशन 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है। The books of Adarsh Manufacturing Company presents the following data for the month of April। ठीक है, अप्रैल के मंथ का कुछ डेटा दिया हुआ है। आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखा है 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है बोल रहा है कि ये 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड है। कैसे पता चला? क्वेश्चन में बता रहा है, देखो बीइंग मतलब ये कैसे आया है, बोल रहा है कि ये वर्क्स ओवरहेड का 175% है, मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल टू 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड करने से आएगा। वर्क्स ओवरहेड कैसे आता है? प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री कॉस्ट ऐड होता है तो वर्क्स ओवरहेड आता है, या जिसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड या फिर जिसे प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं। ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो सीओजीएस जो है वो बोल रहा है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, मतलब सीओजीएस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में लिखवाया था तब देखो मैंने बोला था कि इसका 2 पॉइंट होता है। ये यहाँ पर नहीं है, दूसरे वाले रुको हम दिखा देते हैं एक बार। कॉस्ट मुझे निकाल लेना चाहिए नहीं तो नहीं समझा पाएंगे। तुम लोग के कॉपी में होगा, देखो नोट डाउन तो किए होंगे। एक सेकंड देखते हैं। एबीसी कॉस्टिंग वाले गुड इवनिंग कैथी। इवनिंग मैम। अच्छा देखो यहाँ पर मिलेगा। हाँ ये देखो यहाँ पर जब हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे थे जो डिटेल्स वाला फॉर्मेट था, तो सीओजीएस कहाँ पर आता है? सीओजीएस आता है ये देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सीओजीएस यहाँ पर आता है। ठीक है, सीओजीएस। अब बोल रहे हैं सीओजीएस में किसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्लूडेड नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जनरल और जो है रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। अगर रिलेटेड विथ प्रोडक्शन होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग को यहाँ मिलेगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और वो सीओजीएस में रिफ्लेक्ट करेगा। ऑब्वियस सा बात है, अगर यहाँ ऐड होगा तो सीओजीएस में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन इस सीओजीएस में बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंक्लूडेड है नहीं। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर है भी इस ऑर्गेनाइजेशन का तो वो जनरल वाला है, वो फैक्ट्री ओवरहेड में सॉरी रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि सीओजीएस में कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं लगा हुआ है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड विद प्रोडक्शन वो हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। फिर बोल रहा है इन्वेंट्री अकाउंट शोड फॉलोइंग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग। अदर डेटा में सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेल फॉर द मंथ दिया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हमें बोला है मटेरियल परचेज बता दो। फिर बोल रहा है प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट, यानी कि कॉस्ट शीट बनाना है शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट अर्न्ड। ठीक है, तो कॉस्ट शीट बनाओ कॉस्ट एलिमेंट और प्रॉफिट दोनों दिखा के। तो सबसे पहले मटेरियल परचेस निकालना है, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो हम इस क्वेश्चन को ना नॉर्मल स्टेटमेंट जैसे हम लोग कुछ मिसिंग फिगर रहता है जैसे कैलकुलेट करते हैं उसी बेसिस पे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
अच्छा, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि मेटेरियल परचेस कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। अब मेटेरियल परचेस कैसे कैलकुलेट हो सकता है, उसके लिए हम इसको अपने हिसाब से करके दिखाएंगे। देखो ऐसे करने से मुझे लगता है तुम लोग के लिए भी आसान होगा। मेटेरियल परचेस मतलब हम लोग के पास अवेलेबल क्या है, हम लोग के पास अवेलेबल डेटा में है सबसे पहले सीओजीएस, जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को एक्सक्लूड करके है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी बताया कि सीओजीएस एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब क्या है, कि मैंने तुम लोग को जो कॉस्ट शीट दिखाया था वहां पर सीओजीएस जो कैलकुलेट होगा उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तभी रिफ्लेक्ट करेगा, ओनली तब अगर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है रिलेटेड विथ प्रोडक्शन रहेगा। कहाँ चला गया ये वाला, ये अगर मेरा मतलब है नहीं, ये एक्सपेंस अगर मेरा एप्लीकेबल है नहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सीओजीएस जो निकल के आएगा, अगर ये पॉइंट मेरा 0 है तो सीओजीएस में इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग को सीओजीएस लिखना है। सीओजीएस का मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है वो, रॉ मटेरियल अवेलेबल, ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगा, और फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिस्ट करने से रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो हम इसको ना स्टेटमेंट जो है लाइन बाय लाइन लिख के करके दिखाते हैं। देखो हम लोग को कहाँ तक लिखना है, सीओजीएस तक लिखना है, मतलब यहां तक हमें ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें गिवन है। हम लोग को रॉ मटेरियल परचेस निकालना है, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये मैंने यहाँ पर बाकी और डेटा क्यों नहीं लिखा, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह, वो देखो क्वेश्चन में एप्लीकेबल है नहीं। रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, और कुछ है नहीं। परचेज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज जो कि मिसिंग है हम लोग का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें ये इसके बाद ऐड क्या करना चाहिए, देख लो कॉस्ट शीट बना हुआ है यहाँ पर, ये देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैंने लिख दिया, परचेज भी लिख दिया। अब कोई जो है कैरेज इनवर्ड इस तरह का कोई एक्सपेंस है नहीं क्वेश्चन में, होता तो हमें बता देता। कोई स्क्रैप सेल है नहीं क्वेश्चन में, हमें बताना चाहिए ना, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेल ऑफ स्क्रैप इस ऑर्गेनाइजेशन का है भी कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताया, तो यहाँ तक हमारा निकल के आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर इसमें ऐड क्या होता है, डायरेक्ट लेबर। क्या हम लोग डायरेक्ट लेबर ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना, क्वेश्चन में बोला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 17,500, तो हम लोग मेटेरियल के बाद लेबर ही लेते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लेबर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने डायरेक्ट लेबर, ठीक है। ये हम कॉस्ट शीट को क्या करें ना, ऐसे लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, ताकि मिसिंग फिगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग निकाल सके। अगर तुम लोग चाहो तो कॉस्ट शीट की तरह भी लिख सकते हो, तो बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा, वो भी ठीक है। मुझे ऐसे लिखने में ज्यादा मतलब आसान होता है कैलकुलेशन करने में, इसीलिए हम कर रहे हैं। तुम लोग अगर चाहो तो ऐसे करके लिख के बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये ऐड करने से आता है प्राइम कॉस्ट। क्या प्राइम कॉस्ट लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, ये सबको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं। तुम लोग अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे तो तुम लोग का प्राइम कॉस्ट आ सकता है, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट हम और नहीं लिख रहे हैं। डायरेक्ट लेबर के बाद क्या ऐड होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर के बाद क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ये तो सिर्फ नाम है, नाम, ठीक है, कि डायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आता है। अगर हम लोग नाम यहाँ पर नहीं मेंशन करना चाहते, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ या फिर यहाँ पर तुम लोग को लिखना पड़ेगा प्राइम कॉस्ट, तो हम चाहते हैं उतना नहीं करके हम लोग एक ही में कर ले। इसके बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में हमें कुछ पता है, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ ये देखो, वर्क्स ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, ये मैंने कॉस्ट शीट लिखवाते वक्त भी बोला था कि वर्क्स ओवरहेड का मतलब ही फैक्ट्री ओवरहेड होता है। कहाँ बोला था, ये देखो, जो डिटेल्स वाला फॉर्मेट नहीं था वहां पर मैंने बार बार बोला था, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वही प्रोडक्शन ओवरहेड है, वही वर्क्स ओवरहेड है। तो क्वेश्चन में हम लोग के पास फैक्ट्री ओवरहेड अवेलेबल है, तो हम इसके बाद ऐड करते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड, काफी लंबा लाइन हो जाएगा नहीं तो।
अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया, इसके बाद हम लोग के पास क्या आना चाहिए, फैक्ट्री कॉस्ट। लिखने का जरूरत नहीं, हम सिंपल जो है एडिशन पॉइंट लिए जा रहे हैं। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है? हम लोग के पास है, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। तो चलो ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर दिया। उसके बाद क्या लेना चाहिए, उसके बाद हम लोगों का आ जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। नाम लिखने का जरूरत नहीं, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या है इनका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP? बिल्कुल है, लेस कर दो यहाँ पर, लेस, सॉरी ऐसे करके लिखते हैं, इधर से हटा के लिखते, क्या पता जगह ना हो। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अच्छा, इसके बाद क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए? वैसे तो देखो तुम लोग को याद होना चाहिए, लेकिन हम दिखा के इसीलिए कर रहे हैं ताकि समझ में आए। इसके बाद ऐड होगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला है जो COGS है हम लोग का अवेलेबल 56,000, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है नहीं। इसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला पॉइंट 0 है, तो हमें ये लिखना नहीं पड़ेगा। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नाम डिनोट करने का जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा, उसके बाद लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या फिनिश गुड्स अवेलेबल है? फिनिश गुड्स अवेलेबल है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो यहाँ पर लिखते हैं एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, COGS, यानी ये इक्वल हम लोग बोल सकते हैं COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मैंने क्या किया, जस्ट लाइन बाय लाइन लिखा है। तुम लोग अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का डेटा लिख लिए, तब कैसे बनेगा हम दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 8,000, तब यहाँ पर तुम लोग को लिखना पड़ेगा, हम दिखाते हैं ऐसे 8,000। ठीक है, परचेज तुम लोग को फाइंड आउट करना है, इसको X मान लो, या फिर ऐसे ही इसे खाली रख दो, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करके तुम लोग इसको निकाल सकते हो, ये क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सेल ऑफ स्क्रैप इस क्वेश्चन में है नहीं। रॉ मटेरियल अवेलेबल हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग के पास अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है हम लोग के पास 10,600। ठीक है, ये 10,600 हो जाएगा। फिर यहां से निकलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमें पता नहीं, तो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर ऐड होगा, लेकिन इसमें तुम लोग को ना बैक कैलकुलेशन करना ज्यादा जरूरी होगा, इसीलिए हम क्या किए हैं, लाइन बाय लाइन लिखवा के करे हैं, ताकि आसानी से कैलकुलेट कर पाओ। अब बस डेटा पुट कर दो, जैसे हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 8,000 लिखेंगे सबसे पहले 8,000। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वही तो ढूंढना है, तो लिख देते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600। अच्छा, इसके बाद प्लस कर देंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर देखते हैं कितना है, डायरेक्ट लेबर बोला है 17,500, लिख लेते हैं 17,500। फिर यहां तक पहुंच गए हम लोग। फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड। तो कैसे करके हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना सकते हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। तो हम लोग को बताया है कि वर्क्स ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात है, इनटू 175% करने से जो कैलकुलेट अमाउंट आता है वही होता है हम लोग का लेबर कॉस्ट। ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखो हम अपने मन से नहीं बोल रहे, यहाँ पर बोला हुआ है लेबर कॉस्ट 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। अब यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क्स ओवरहेड। कैसे, बिकॉज हम लोग के पास गिवन है लेबर कॉस्ट, कितना गिवन है 17,500, ये देखो ना 17,500 गिवन है, तो वर्क्स ओवरहेड कितना आएगा 17,500 डिवाइडेड बाई 175%। तो ये कैलकुलेट होके आता है 10,000 आ जाएगा, 175 175 जो है कैंसिल आउट, 10,000 कैलकुलेट होके आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ये यहां तक लिख चुके हैं, फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है तो कितना लिखेंगे 10,000।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्वेश्चन में गिवन होगा 10,500। अच्छा, उसके बाद लिखना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, सॉरी WIP, हाँ WIP, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 14,500। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 17,600 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 19,000। ये सबका वैल्यू बोल रहा है COGS के बराबर है, और COGS बोल रखा है 56,000। तो COGS का भी यहाँ पर लिख लेते हैं 56,000। यहाँ पर लिख सकते हैं एक बात, COGS एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल एडलेस करो तो रॉ मटेरियल, देखो यहाँ पर एक ही मिसिंग फिगर है, रॉ मटेरियल परचेज, वही हमें पूछा है तो वो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू, देखते हैं कितना होगा, 8,000 माइनस 10,600 प्लस 17,500 प्लस 10,000 प्लस 10,500 माइनस 14,500 प्लस 17,600 माइनस 19,000। तो ये आ रहा है 19,500। तो इधर 56,000 है और ये पॉजिटिव 19,500 आ रहा है पूरा सॉल्व करने पे, तो माइनस 19,500 कर लेते हैं और चेक करते हैं कितना आ रहा है, 36,500। ठीक है, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट होके आ गया 36,500। इसी को अगर पूरा कॉस्ट फॉर्मेट पे करने जाओ तो उसमें बैक कैलकुलेशन करके करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो बीच बीच में ये सब नाम आ जाएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज चाहो तो कर सकते हो, जैसे ये बैक कैलकुलेशन होगा, यहाँ 36,000 आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर उन दोनों को रिवर्स कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फिर उसमें ओपनिंग ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिर ये वाला जीरो हो जाएगा, वही नेट फैक्ट्री कॉस्ट होगा, फिर वहां से WIP लेस करोगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, वहां पर ये वाला ऐड करोगे, मतलब रिवर्स कैलकुलेट करते हुए जाएंगे तो हम लोग को सेम तरीके से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 36,500 मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये आसान है, इसमें करना क्या है, जो ऐड करके जो नाम निकल के आ रहा है ना उसको लिखने का जरूरत नहीं। तो कैसे याद करोगे, जैसे कॉस्ट शीट होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब नॉर्मल बात होता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है, लाइक कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट लेबर, ये सब मिला के होता है प्राइम कॉस्ट, जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है, प्राइम कॉस्ट लिखने का जरूर वो तब लिखना चाहिए जब कॉस्ट शीट फॉर्मेट में बना रहे हो गया। फिर उसमें ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड, तो निकल के आता है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट वो नाम है, कोई जरूरी नहीं है हमें लिखने का। उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद अगर फैक्ट्री में कुछ हमें प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है वो ठीक करना पड़ता है, वो ऐड करने से आ जाता है स्टॉक जो है। ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड में जब हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर वहां से लेस करते हैं क्लोजिंग WIP, तो आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब क्वेश्चन में जो अवेलेबल रहेगा वही लिखेंगे। उसके बाद ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अगर हम लोग के पास प्रोडक्शन वाला है, क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया नहीं है तो ठीक है, तो ऐड करने से आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ओपनिंग WIP ऐड करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस क्लोजिंग WIP करो, तो कैलकुलेट होके आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इसी क्वेश्चन का और एक पॉइंट भी करेंगे। यहाँ तो बोला पहले फाइंड ऑफ रॉ मटेरियल बोल दिया, अब बोल रहा है प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट, यानी कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोल रहा है, कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। तो कॉस्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब क्वेश्चन में अवेलेबल है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है क्वेश्चन नंबर 1 से, ये मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ से देख लेते हैं, 8,000 और 10,600 क्लोजिंग वाला है, और 7 नहीं 36,500 ये आ रहा है हम लोग का परचेज। ये सब एडजस्ट करने पे यहाँ आउटर कॉलम में आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो देखते हैं कितना था। 33,900। 33,900। अब इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 17,500, कोई एडजस्टमेंट है नहीं वेजेस रिलेटेड, तो ये सब ऐड करने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसको ऐसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉस्ट कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट जो भी बोलो वो प्रिपेयर करने के लिए बोला है। 51,400 हो रहा है। अब इसमें ऐड होता है वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर लैंग्वेज वर्क्स ओवरहेड यूज किया है तो हम वही लिख रहे हैं वर्क्स ओवरहेड, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है वर्किंग नोट नंबर 1 से 10,000, वर्किंग नोट नंबर 1 से 10,000। अच्छा, वर्क्स ओवरहेड ऐड करने से आ जाएगा 61,400, और इसको बोला जाता है वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में अगर कुछ है तो फैक्ट्री में वो ऐड कर दो क्योंकि वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। 10,500 ये ऐड करने से आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस कर देंगे तो हमें नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है 14,500। 17 और 71 माइनस 57,400, ठीक है। 57,400 इसे हम लोग बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब क्या ऐड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, वो इस क्वेश्चन में है नहीं, क्वेश्चन में साफ साफ बताया जो COGS निकलेगा वो एक्सक्लूडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकल रहा है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है नहीं तो यहाँ पर अब हम लोग क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, फिर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करते हैं, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बोल रहे, सॉरी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, क्योंकि ये फिनिश्ड गुड्स ही होगा ना, लॉजिक है, देखो क्यों, अगर मेरा यहाँ पर फैक्ट्री का काम कंप्लीट हो चुका है तो अब ये जो है ये सेल करने के लिए रेडी है, और प्रीवियसली अगर कुछ अनसोल्ड फिनिश गुड्स आइटम है तो वो भी हम लोग सेल करना चाहेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 17,600, और ये ऐड करने से हमें पता चलेगा कि अवेलेबल स्टॉक कितना है सेल करने के लिए। 75,000, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। अब यहां से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी जो हम लोगों ने बेचा नहीं वही हमारे फिनिश गुड्स में दिखेगा, कितना है 19,000, तो ये लेस कर देते, इतने का स्टॉक हम लोग बेच नहीं पाए, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो,
इससे ये पता चलता है कि हम लोग का ये कॉस्ट शीट बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ भी था इतना है, लेकिन हमें पूरा कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने बोला है। अभी भी हमें ये सारे डेटा को जो है यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या क्या अवेलेबल है? सेलिंग एक्सपेंसेस है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेल फॉर द मंथ दिया हुआ है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस बाद में ऐड होगा, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है जनरल वाला होता है तो वो पहले ऐड होता है, ठीक है। वो ऐड होने के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो हम दिखा देते हैं यहाँ पर। जब मैंने लिखवाया था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अगर जनरल वाला कुछ है वो ऐड होने के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होगा। तो यहाँ पर पहले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड कर लेंगे, जनरल वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, ब्रैकेट में नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, तुम लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी लिख सकते हो। फिर ऐड कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ये देखो सेलिंग एक्सपेंस 3500, तो टोटल करके देखते कितना आता है। 56,000, 2.5, 3.5, 62,000। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि अब ये पूरा पूरी सेल करने के लिए रेडी है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी हम लोगों ने कर दिया, मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये जितना बिका है ये उसका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यहाँ प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हम लोग को सेलिंग सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो कैलकुलेट होके आएगा सेल्स वैल्यू। तो प्रॉफिट भी हमें दिखाने के लिए बोला है, क्वेश्चन में देखते प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट तो नहीं है, सेल्स अवेलेबल है फॉर द मंथ, और ये पूरा मंथ का ही डेटा था। तो सेल्स वैल्यू 75,000। प्रॉफिट कितना होगा बैलेंस करेंगे पता चल जाएगा। 62,000 का जो स्टॉक है वो हम लोगों ने 75 में बेच दिया, तो इसका मतलब 13,000 हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर देखो 13,000 हम लोग का इससे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो देखो इसके लिए कॉस्ट शीट जो है उसका फॉर्मेट हमें पूरा पूरी समझ में याद होना चाहिए। देखो अब वो कोई रटने वाला चीज है भी नहीं, तुम लोग आराम से याद कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक है पूरे बातों में ना। सबसे पहले रॉ मटेरियल लाया जाएगा, उसमें जो भी एडजस्टमेंट होगा, फिर डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लेके पहले प्राइम कॉस्ट निकालना है, फिर जितने भी ओवरहेड है, देखो मैंने सारा चीज लिखवाया ना, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ये देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये देखो सबसे पहले कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट कैसे बनता है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर भी मैंने देखो पार्ट पार्ट लिखवाया हुआ है। ओवरहेड में फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, सबसे पहले तो फैक्ट्री में उसे पूरा फिनिश गुड्स बनाना है, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ऐड करना है, फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, फिर सेल करना है। तो ये पूरा प्रोसेस जो शॉर्टकट में लिखवाया हुआ है, ये समझ में आता है तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन डन, ठीक है। सेकेंड वाला करते हैं, देखो इसमें क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज। मंथली कॉस्ट शीट बना के देना है आदित्य इंडस्ट्रीज का। अच्छा देखते हैं इसमें क्या बोला है। ओपनिंग इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल का, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 12 लाख, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक 18 लाख, फिनिश गुड्स जो कि 10,000 है उसका ओपनिंग स्टॉक 9,60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा पहले ओपनिंग का 3 आइटम दे दिया है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग का भी सेम, रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल दिया है, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल परचेस्ड। अच्छा यहाँ फिनिश गुड्स क्वेश्चन मार्क है, यानी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मार्क हमें ये समझाता है कि फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में होगा ही होगा, तभी तो पूछा है, बोलो कितना होगा। रॉ मटेरियल परचेज, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेस्ड, आईटीसी अवेलेबल। आईटीसी का मतलब तुम लोग टैक्स में पढ़ते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ठीक है।
तो अगर हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं और उसका हमें आईटीसी मिल रहा है, तो एक्चुअली ये रॉ मटेरियल में ऐड होगा, फिर इतना ही लेस हो जाएगा। अगर हमें आईटीसी मिल रहा है तो इतना ऐड भी होगा और इतना लेस भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐड लेस करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर आईटीसी मिलता है तो इसे इग्नोर करो। क्यों हम बता रहे, जैसे मान लो 100 रुपए का एक चीज है, उस पर 10 रुपए का टैक्स लगा और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जीएसटी 10 रुपया लगा और जीएसटी 10 रुपया, मतलब जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेस्ड, और ये आईटीसी अवेलेबल। मान लो अगर 10 रुपीज होता और रॉ मटेरियल परचेज 100 होता, तो कंसेप्ट क्या होता है, इसमें हम लोग 10 रुपीज ऐड करेंगे बिकॉज टैक्स दे के ले रहे हैं, तो 110 हो जाएगा। फिर अगर आईटीसी मिल रहा है तो वो हमारा एडजस्ट होकर 100 ही आएगा। तो वही हम बोल रहे हैं 10 ऐड 10 लेस, यही तो कंसेप्ट होगा। ज्यादा हमें यहाँ पर टैक्स का जरूरत नहीं है। तुम लोग टैक्स पढ़ते हो तो समझते होगे कि आईटीसी वगैरह क्या होता है। अगर किसी का नहीं हुआ है तो जब टैक्स आएगा तो वहां तो डिटेल्स में पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन इतना समझो कि अगर हम जीएसटी पे करके ले रहे हैं तो मेरा जो है स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा, जीएसटी इतना दिए, लेकिन अगर उसका आईटीसी अवेलेबल है तो इतना मुझे मतलब रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब 100 रुपीज ही मेरा कॉस्ट लगेगा। तो ऐड और लेस करने से बेटर है कि हम लोग सिर्फ 100 लिखे। तो कॉस्ट में क्या किया जाता है, अगर आईटीसी अवेलेबल है तो फिर उसे कंसिडर ही मत करो। क्यों नहीं करना है, इस वजह से। और अगर करते भी हो तो एक बार ऐड करना है, एक बार लेस करना है, उसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर बोलेगा ये वाला लाइन नहीं रहता आईटीसी अवेलेबल, तो फिर वो ऐड हो जाता, इसमें ये पॉइंट ऐड हो जाता। क्योंकि अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो वो पेड अमाउंट जो है वो तो हमें पे करना, उसका तो कोई रिफंड है नहीं कि एडजस्ट होगा। तो जैसे मान लो बोला आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो 100 + 10, 110 हमें कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर, यानी कि डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वर्कर होते हैं वो डायरेक्ट वर्कर होते हैं। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, अगर ये लैंग्वेज दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। या फिर एक्सपेंसेस चार्जेबल एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, ये हमें डायरेक्ट एक्सपेंस बताता है, ठीक है। तो कभी भी अगर कहीं बोला हुआ रहे कि एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, यानी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बात बोल रहे हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट है जो थोड़ा सा ध्यान दो जब हम बोल रहे हैं, हमें इसी तरीके से इसको कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अपना कॉस्ट का भी कुछ ना रूल्स होता है कि हाँ इसको डायरेक्ट माना है, इसको इनडायरेक्ट माना है। तो बोल रहे हैं कि एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही कंसिडर होगा। मतलब इसमें ऐसे आइटम होंगे जो कि 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाइबल होगा, इसी वजह से इसको बोला जाता है कि इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मान लो। उसके बाद देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो पता चल रहा है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है। उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंसेस पेड टू ऑफिस स्टाफ, तो ये भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ही होगा क्योंकि ऑफिस स्टाफ बोला है। तो ये तो क्लियर हो रहा है लैंग्वेज से ही कि ऑफिस स्टाफ होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या बोला है, मशीन आवर्स वर्क, कितना टाइम मशीन चला है, मशीन जितना टाइम चला है। और यहाँ पर बोला है मशीन आवर रेट, 1 आवर मशीन चलने पे कितना कॉस्ट लगता है, ठीक है। 1 आवर मशीन चलने पे कितना कॉस्ट लगता है, 8 रुपीज। तो अगर हम लोग इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने से मशीन मशीन का कॉस्ट मिल जाएगा, मतलब मशीन का यूज करने का कॉस्ट, कि मशीन चलने पे कितना खर्चा हो रहा है। तो 21,600 आवर्स चलता है और 8 पर आवर करके अगर कॉस्ट इनकर्ड होता है तो ये कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये कहाँ जाना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड में। क्यों, क्योंकि मशीन कहाँ रहेगा, वो ऑफिस में तो रहेगा नहीं, मशीन तो कहाँ रहेगा, फैक्ट्री में रहेगा। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। यूनिट सोल्ड बता दिया है, यूनिट प्रोड्यूस्ड भी बता दिया है, डिजायर्ड प्रॉफिट भी बता दिया कितना प्रॉफिट कमाना है। हम लोग को क्या प्रिपेयर करके देना है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। तो देखते हैं, कॉस्ट शीट ही बोला था, ऊपर बोला होगा, भूल गए, देख लेते हैं। हाँ, प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट, ठीक है। चलो कॉस्ट शीट बना लेते हैं इससे। कॉस्ट शीट ऑफ, नाम क्या है, आदित्य इंडस्ट्रीज, फॉर द मंथ, फॉर द मंथ ऑफ, मंथ का प्रिपेयर करने बोला लेकिन मंथ का नाम नहीं दिया हुआ। अगर नाम दिया हुआ होता तो हम लोग लिख देते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर
कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स रुपीस, रुपीस। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट भी बना लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट क्यों बना रहे हैं, क्यों जरूरी है, क्या यहाँ भी जरूरी था? हाँ बना सकते हो। देखो कॉस्ट शीट जो है, जब मैंने डेफिनेशन लिखवाया था, अगर तुम लोग को याद है, तो कॉस्ट शीट हमें कॉस्ट का पूरा कैलकुलेशन देता है। वो यूनिट बेसिस पे भी देता है, टोटल बेसिस पे भी देता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो मैंने फीचर्स लिखवाया था कॉस्ट शीट का, वहां पर मैंने लिखा था कि कॉस्ट का ब्रेकअप कैसे देता है, आउटपुट जितना प्रोडक्शन हो उसके बेसिस पे भी देता है, पर यूनिट बेसिस पे भी देता है। तो क्या हम लोग को इसमें पर यूनिट बना लेना चाहिए था? हाँ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें पर यूनिट बेसिस बना सकते हो, लेकिन शायद इस क्वेश्चन में ना हमें यूनिट गिवन था ही नहीं। एक मिनट हम देख लेते हैं, मैंने तो बनाया नहीं। हाँ इसीलिए नहीं बनाया होगा, अगर होता तो हमें बना लेना चाहिए। देखो यहाँ पर ना यूनिट दिया हुआ ही नहीं था क्वेश्चन नंबर 2 में कि कितना यूनिट का प्रोडक्शन के ऊपर ये डिटेल्स बना हुआ है, तो फिर कॉस्ट पर यूनिट इसमें नहीं निकलेगा। लेकिन जहां यूनिट बताए वहां बना लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जब हमें निकालना पड़ेगा ना, तो यूनिट पर यूनिट कॉस्ट का जरूरत होगा। ये क्वेश्चन मार्क को जब सॉल्व करोगे ना, तो पर यूनिट कॉस्ट का जरूरत होगा, बिना पर यूनिट कॉस्ट के ये निकाल ही नहीं सकते हो। अभी देखो क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा क्यों हम ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का पर्टिकुलर्स में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर चाहो तो ऊपर हेडिंग भी कर सकते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल के, नहीं तो डायरेक्ट भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 12 लाख प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड। देखो रॉ मटेरियल परचेज यहाँ पर मिलेगा 1 करोड़ 44 लाख। इसमें आईटीसी मिल रहा है जीएसटी पे, तो इसका हमें और कैलकुलेशन मतलब एडलेस करने का जरूरत नहीं है। 7 लाख 20 को हमें कुछ ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं, बिकॉज आईटीसी अवेलेबल। अगर नहीं होता तो ये इसमें ऐड हो जाता। 1 करोड़ 44 लाख लिखेंगे, 1 करोड़ 44 लाख। इसके बाद लिखना पड़ेगा, लेस कर देंगे। देखो कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह है नहीं, ठीक है। फिर लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों को एक बार ऐड करके यहाँ पर लिखा जा सकता है। ये दोनों ऐड करने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 करोड़ 56 लाख। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक में था, ये हम लोगों ने परचेस किया, इसको बोला जाता है रॉ मटेरियल अवेलेबल। हम लोग के पास पहले से कुछ स्टॉक था और हम लोगों ने खरीदा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल अवेलेबल। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि है हम लोग का 14 लाख, तो आंसर निकल के आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। वो हम लोग ये वाले कॉलम में लिखेंगे, तो 14 लाख लेस करने से कितना आ जाएगा, 1 करोड़ 42 लाख। 1 करोड़ 42 लाख, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर इसमें रॉ मटेरियल निकल गया। अब हमें वेजेस का कैलकुलेशन करना चाहिए। देखते हैं डायरेक्ट वेजेस हमें कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। प्रोडक्शन वर्कर ही मतलब डायरेक्ट वेजेस होगा, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वर्कर होते हैं वही हमारे डायरेक्ट वर्कर होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन वर्कर का वेजेस बोला है 36,64,000, ठीक है। तो देखो लिख लेते हैं, एक सेकेंड। डायरेक्ट वेजेस 36,64,000। अच्छा,
और हम लोग को एक डायरेक्ट एक्सपेंस बोला है, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज। अभी अभी मैंने तुम लोग को समझाया कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज 1 लाख 1,45,600, ये सब ऐड करने से आएगा प्राइम कॉस्ट। देखते हैं कितना आता है। 1,42,00,000 36,64 1,45,600 1,80,09,600। ठीक है, ये हम लोग का क्या कैलकुलेट हो गया, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग प्राइम कॉस्ट मिल गया। इसके बाद हमें ऐड करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह। अच्छा, जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी तो हमें निकालना चाहिए था साथ ही साथ, वो मैंने निकाला नहीं। ठीक है, चलो अभी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, जो भी लिख रहे हैं, ये कितने यूनिट के लिए लिख रहे हैं वो तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये देखो, ये कॉस्ट शीट जो बन रहा है इसमें यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है वो लिख लेते हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड यहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन में। 1,94,000। ठीक है, तो यूनिट प्रोड्यूस लिख लिया मैंने। ये कॉस्ट शीट बन रहा है 1,94,000 पे। इसका मतलब ये जो रॉ मेटेरियल यूज हुआ है ये 1,94,000 यूनिट के लिए यूज हुआ है। तो 1,42,00,000 डिवाइडेड बाई 1,94,000 करने से मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 73.19 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये कॉस्ट पर यूनिट वाले कॉलम में लिखेंगे 73.19। अच्छा, ये भी सेम 36,64,000 जो डायरेक्ट वेजेस है वो 1,94,000 के लिए है। तो ये हो जाता है 18.88, यानी 18.89, 1,45,600 डिवाइडेड बाई 1,94,000 कितना आ रहा है 0.75। अच्छा, तुम लोग भी ना थोड़ा देखते जाओ, पता नहीं कुछ गलत हो जाए, इतना बड़ा बड़ा डेटा है। 73.19, 18.89, 0.75, 92.83, ये प्राइम कॉस्ट का आ गया। क्या इससे डिवाइड करते तो भी मिल जाता? हाँ मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट का वेरिएशंस हो जाए, क्योंकि ये हम लोगों ने जो है दो दो पॉइंट ले रखा है ना। तो 1,94,000, ये देखो 92.83 हाँ आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा वेरी कर सकता था, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने जो है अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है ना, इसी वजह से हम बोल रहे थे। जो भी हो, यहाँ मैच हो गया तो अलग बात है। ये प्राइम कॉस्ट आ गया हम लोग का। अच्छा, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड देखना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड में मशीन का खर्चा है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसमें क्या है, क्या खर्चा है, मशीन आवर्स वर्क, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका लैंग्वेज यूज करेंगे, मशीन आवर्स वर्क। कितना टाइम मशीन चला, 21,600 इंटू 8। तो ये तो 8 पर आवर करके होगा, ये तो क्लियर हो गया बात, 8 पर आवर करके होगा। लेकिन हमें ना नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी निकालना चाहिए। तो फैक्ट्री कॉस्ट का ना बहुत सारा एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, पहले इसको टोटल कर लेते, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि हम लोग का यूनिट में कितना आएगा। वन, अच्छा ये ना मुझे यहाँ लिखना था, ये वाले कॉलम में। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाले कॉलम में हो जाएगा। 21,600 इंटू 8 करने पे ये जो कॉलम चल रहा था ना, वो मैंने क्या किया, ये प्राइम कॉस्ट ये अंदर की तरफ लिख दिया। इसको अगर थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ना तो ये कॉलम हमें दिखेगा, ये दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। प्राइम
कॉस्ट। ठीक है, तो ये कॉलम हमें खाली मिल गया। तो मशीन आवर्स वर्क को भी हम थोड़ा पीछे कर देंगे, मशीन आवर्स वर्क। ठीक है, ये कॉलम का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये आ रहा है 1 लाख, कितना आया था, 1,72,800, ये आ गया मशीन आवर्स वर्क। ठीक है, अच्छा अब इसमें ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग WIP। यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। देखते हैं कितना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ था, ये देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 18 लाख। अच्छा, ये ऐड करने से आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर यहां से लेस कर देंगे अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ है, ये रहा 16,04,000। तो आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट 19,72,800 माइनस 16,04,000, 3,68,800। ठीक है, ये आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ देखो एक कॉलम यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, और यहाँ पर है कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ही आगे बाकी चीज ऐड होने वाला है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर 3,68,800, ये लिखेंगे। ठीक है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब देखो क्या हमें यहाँ पर यूनिट लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, क्या होगा, ये जो मशीन का खर्चा है ये हम लोग निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, देखो 1,72,800 डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग करते हैं 1,94,000, जो कि उतना ही होना चाहिए, तो आया 0.89। यहाँ पर हम लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही आया ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेकिन ये कितने यूनिट के लिए है ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तुम लोग एक बार देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जब देखोगे तो वहां पर यूनिट हमें गिवन नहीं है, ये वाला, ये एक्सपेंसेस कितने यूनिट के लिए है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस कितने यूनिट के लिए है ये हमें गिवन नहीं है, तो इसका हम लोग पर यूनिट नहीं निकाल सकते। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि इसका पर यूनिट ना हम लोग इस पे निकाल लेंगे, गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा करंट मंथ का प्रोडक्शन का डेटा है, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का मतलब है प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड स्टॉक, WIP स्टॉक, तो उसका यूनिट देता तब लिख लेते। अब अगर हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे, यहाँ का डेटा मिसिंग रहेगा, फिर यहाँ निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वैसे भी मुझे ये यूनिट पता नहीं है, तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इससे बेटर तरीका ये है कि हम लोग डायरेक्टली इसका निकाल ले। इसका हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर हम लोगों ने ओपनिंग को ऐड किया और क्लोजिंग को लेस कर दिया। अब ये है, ये हमारा 1,94,000 यूनिट को ही जो है रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि इतना स्टॉक प्रोड्यूस हुआ, तो जो प्रोड्यूस हुआ उसमें ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP भी आ जाएगा। तो ये करेंटली प्रोड्यूस जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें ओपनिंग वाला स्टॉक भी तो ऐड हो सकता है, लेकिन वो कितना था वो तो नहीं पता। समझो, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जब निकालेंगे 1,94,000 से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1,94,000 जो प्रोडक्शन हुआ है टोटल, इसमें ओपनिंग स्टॉक का भी एक कंडीशन होगा, लेकिन उसका यूनिट ही तो नहीं पता। यूनिट पता होता तो ये वाला कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर निकाल लेते, लेकिन ये जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट लगा वो कितने यूनिट प्रोड्यूस के लिए लगा, 1,94,000। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,68,800 डिवाइडेड बाई 1,94,000। 1 लाख, एक सेकेंड, एक चीज गलत हो गया। गलत क्या हुआ, लिखना गलत हो गया और कुछ नहीं। ये हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड निकाल रहे थे, मशीन आवर्स वर्क, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, फिर यहाँ पर जो है ये नेट फैक्ट्री ओवरहेड आया। ठीक है, एक काम करते हैं, नेट फैक्ट्री ओवरहेड आया, एक्चुअली इसको ऐसे लिखना पड़ेगा,
इसको प्रेजेंट कैसे करें, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये ऐड होगा, ये प्राइम कॉस्ट ऐड होगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा, तब ना जाके निकलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसमें तो मैंने ऐड किया ही नहीं है, तो इसका मतलब मुझे ये जो लिखा हुआ है ना, ये मुझे ऐड करके लिखना चाहिए था, मतलब ये अमाउंट ठीक है। अब प्रीवियस उस पेज में चला गया तो थोड़ा सा गलती हो गया, ये फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आया, ये क्या आया, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। हम लोग को नेट फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट अगर हमें निकालना है, इसको हम लोगों को लिखना चाहिए, ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आएगा। तो इसमें दो तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, देखो ये फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। अब आउटर कॉलम में अगर हम लोग इनर कॉलम में कर रहे हैं ना, तो ये हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट आने के लिए हमेशा प्राइम कॉस्ट में ऐड होना चाहिए डेटा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा नाम दे सकते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड दे देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हम लोग का आ जाएगा नेट फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये नेट फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में, तो निकल के आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो 1,80,9,800 प्लस 368,800, 1,83,78,600, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1,94,000 से, 94.73 735 है, तो 74 भी कर सकते हो। तो ये आ गया हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट। अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने ऐसा तो कुछ लिखवाया नहीं था फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग अपने हिसाब से भी तो लिख सकते हैं। जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड कर रहे हैं तो ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है, क्योंकि हम इसको जब ऐड कर रहे हैं ना, तो उसमें हम ये वाला डेटा ऐड नहीं कर रहे, इस वजह से। या फिर एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली ये सबको आउटर कॉलम में ही लिख लो, आउटर कॉलम में लिख लेने से क्या होगा, हम लोग का ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। और अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो एक ही मतलब सोल्यूशन है, ये वाला लिखो ही मत, मतलब ये नाम मत लिखो, ठीक है। या फिर ऐसे कर दो, बेटर तरीका तो यही होगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंटेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ये वाला कॉलम यूज नहीं करके डायरेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं, 1,72,800, ठीक है। तो हम तो रब कर देंगे, तुम लोग का शायद थोड़ा सा गलत हो जाए, मतलब इधर उधर हो जाए, अभी रहने दो, मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं वो देखो। फैक्ट्री ओवरहेड ये वाला है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एडजस्टमेंट करना है, किस चीज का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो ये 18 लाख है, इसको इधर लिखो यहाँ पर डायरेक्टली, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 18 लाख। तो ग्रॉस फैक्ट्री यहाँ पर आ जाएगा 1972,800, ठीक है, 1972,800। और ये यहाँ पर 16,04,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, और इसको हम लोग चेंज कर देंगे नाम, क्योंकि हम लोग ऐड करके ही डायरेक्टली लिखेंगे। तो ये देखो ऐसा कर सकते हैं, तब इसमें डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1,80,09,800 प्राइम कॉस्ट, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड 1,72,800, ठीक है। ये ऐड हो गया 1,81,00,000 82,600 प्लस इसमें ऐड करेंगे ये वाला 18 लाख, तो ये निकल के आएगा यहाँ पर सब मिला के, ठीक है। वो प्राइम कॉस्ट को ऐड करके हम कर रहे हैं, 1,99,82,600, ये आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे हो गया, क्योंकि मैंने ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ये लेस हो जाएगा, इससे लेस करते हैं 1,60,4,000, तो ये निकल के आता है ये वाला, ये डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, ये लेस करने से ये डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऐसे करने से मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा समझने में कि ये कैसे भाई, ये मैंने लाइन यहाँ पर लगा दिया। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मैंने ये इनर कॉलम में लिख दिया था, इनर कॉलम में लिखने से फैक्ट्री ओवरहेड निकल के आ रहा है, फिर उसमें नाम देने में दिक्कत हो रहा है। तो बेटर ये है फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट में, फैक्ट्री कॉस्ट आता है, क्योंकि इसमें ओपनिंग वाला भी कंसेप्ट था तो वो ऐड कर दिया। देखो ना, कॉस्ट शीट के साथ थोड़ा सा टैली कर लो, समझ जाओगे हम ये क्या कहना चाह रहे थे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड आया,
फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, फिर हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग ये सब को एडजस्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर भी वैसे ही कर लेते हैं, यहाँ पर ये दोनों को चाहो तो इसको यहीं पर ऐड कर लो, यहाँ पर ऐड करने से भी होगा, ठीक है। मैंने अब डायरेक्टली कर दिया, यहाँ पर ले जाके डायरेक्टली ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकाल दिया। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसमें ऐड करके ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकाल सकते हो, वो वाला पॉइंट भी ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऐड करने से आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, अब कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये जस्ट ऐड हो जाएगा। ये देखो 1,80,600 प्लस 1,728,000, 1,81,824,000, ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ओपनिंग WIP ऐड करेंगे 18 लाख। ये देखो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, मैडम मैम तो 400 হবে এই যে লাস্টে 1998 হ্যাঁ হ্যাঁ এটা 4, হ্যাঁ এটা 6 লিখে দিয়েছি। হ্যাঁ ये 400 होगा, এতবার মোছামুছি করতে গিয়ে গন্ডগোলটা হয়ে যাচ্ছে। 400 और ये वाला -16,04,000, हाँ ठीक है। ये बेटर प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा शायद, ये हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखो समझ में ठीक करने से मतलब है हम लोग को, तो ये ऐसे प्रेजेंटेशन करो, ये बेटर तरीका है। फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो गया ओवरऑल। अब हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब इस क्वेश्चन में ना कोई ম্যাম নেট एडमिनिस्ट्रेशन ফ্যাক্টরি কস্টটাও ভুল আছে ভুলে গেছে, ওটা 4 হবে না, হ্যাঁ 400 হবে। তাহলে এটাও কি ভুল হয়েছে নাকি এটা ঠিক হয়েছে, দেখি 1,94,000, 94.73, अच्छा একটুখানি ভুল হয়েছে, 73 होगा, ठीक है। ये देखो 4 नहीं हो रहा है क्योंकि 3 के बाद 4 है ना, 5 होता तो राउंड अप करके 4 हो सकता, तो 94.73 हो जाएगा। के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है कि नहीं। इसके बाद हमें ऐड करना है नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अच्छा चलो, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, हाँ वो तो था, वो था, ये देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 9,60,000, ये ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 9,60,000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और कोई प्रेजेंटेशन में गड़बड़ नहीं चाहिए। 9,60,000 10,000 यूनिट के लिए है, तो यहाँ पर ना हम लिख देते हैं 10,000 यूनिट। इसको लिखने का कारण भी बताते हैं, अभी क्लोजिंग स्टॉक निकालने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 10,000 यूनिट के लिए है तो ये हम लोग का कितना निकल के आएगा, 10,000 से डिवाइड करो, इसका पर यूनिट निकाल सकते हैं क्योंकि गिवन है ना 96, ठीक है 96 हुआ। और यहाँ पर लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग, अच्छा इसको पहले लिखना पड़ता है, इसका नाम होता है, यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ऐड करेंगे 1,83,7,8,4,000 प्लस 9,60,000, 1,93,38,400। क्या ये भी ऐड हो जाएगा, नहीं ये ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो 1,94,000 का पर यूनिट है। ये देखो ये हमें क्या बता रहा है, ये कितने यूनिट के लिए, 1,94,000 यूनिट के लिए ये आंसर आया हुआ है। उसका यूनिट इतना है, इसका यूनिट इतना है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में स्टॉक बना था वो पर यूनिट इतना करके, ये पर यूनिट इतना करके, लेकिन ये दोनों एडिशन नहीं हो सकता है। सोच के देखो, मेरे पास पहले से कुछ फिनिश गुड्स था जिसका कॉस्ट 96 आया था, इस बार जो हम लोगों ने बनाया उसका कॉस्ट 94.73 आया, तो क्या ये ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता। ये क्यों ऐड हुआ, ये तो टोटल है कि टोटल इतने रुपए का स्टॉक था, और जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपए का 10 स्टॉक है, या फिर
12 रुपए का 10 स्टॉक है, ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक है 120, और मेरे पास प्रीवियस ओपनिंग का मान लो मेरे पास 10 रुपए का 5 स्टॉक है, तो मेरे पास 50 रुपए का, तो मेरे पास टोटल स्टॉक है कितना 170 रुपीज का। तो यूनिट बेसिस पे क्या हम ये बोलेंगे कि मेरे पास जो है 22 रुपीज का स्टॉक है? नहीं, मेरे पास एक 12 रुपए वाला है, एक 10 रुपए वाला है, लेकिन टोटल में 170। वही बात है, ये दोनों को ऐड नहीं कर सकते। कैसे ऐड करेंगे? मेरे पास टोटल 22 रुपीज पर यूनिट का स्टॉक नहीं, मेरे पास दो अलग आइटम है, 112 रुपीज पर यूनिट, 110 रुपीज पर यूनिट, इसीलिए ये दोनों ऐड नहीं होगा। वो मैंने जस्ट लिख के दिखा दिया कि ये कॉस्ट पर यूनिट क्या है, लेकिन चाहो तो तुम लोग इसको अवॉइड कर सकते हो इस जगह पे, क्योंकि ओपनिंग ऐड नहीं होता है तो इसको लिखने का जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर एट द रेट ऑफ 96 अगर लिख दोगे तो ही काफी है, क्वेश्चन में भी गिवन था, ठीक है। यहाँ लिख दोगे, ऐड कर दोगे, गलत हो जाएगा। लिखना, इसमें ऐड नहीं करना है, लिखने से भी ऐड नहीं करना है, इसीलिए मैंने समझा दिया कि क्यों नहीं करना है। तो 94 पॉइंट हम लोग का यहाँ पर कितना आएगा 73। एक्चुअली एक काम करना है हम लोग को ना, यहाँ पर ये वाला ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये टोटल हो रहा है, तो ये हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये 94.73 ये करंट ईयर का यूनिट का हो रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल टोटल में लिखेंगे, पर यूनिट अभी नहीं लिख रहे क्योंकि इसमें दोनों तरह का मिक्सड अप है, एक 94.73 और एक 96। इसको यहाँ थोड़ी देर के लिए ब्लैंक दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा 94.73 करके ही होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था, यहाँ पर यूनिट देखो हमें नहीं बताया, फाइंड आउट करना है यूनिट कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों के पास यहाँ पर हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। वर्किंग नोट एक बना लेते हैं, ये देखो वर्किंग नोट, ये मेरा कितना जगह है, हाँ हो जाएगा। ये देखो वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकालते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक में हम लोग के पास कितना यूनिट था, ओपनिंग स्टॉक हम लोग यूनिट में निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक यूनिट में था 10,000 फिनिश गुड्स का, ठीक है। फिनिश गुड्स का कैलकुलेट कर रहे हैं, कहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ये देखो। करेंटली हम लोगों ने बनाया है 1,94 और प्रोड्यूस्ड यूनिट में 1,94,000, तो इतना अवेलेबल फॉर सेल, तो कितना हो जाएगा 2,04,000 शायद ऐड करने से, ठीक है। अब इसमें देखो बोला है कितना सेल हुआ है, देखो नीचे सेल यूनिट बता दिया है, देखो कितना सेल हुआ है 1,60,000, तो लेस कर देते हैं सोल्ड यूनिट 1,60,000, तो इतना सेल करने के लिए अवेलेबल था, उसमें से अगर 1,60,000 सेल हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बचा 44,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बचा 44,000। अब ये यूनिट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये तो यूनिट में निकला, इसका रुपीज में बताओ कि इसका रुपीज कितना है। तो 44,000 का हमें रुपीज में एट द रेट ऑफ करके इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा इसका रेट कितना है? अब देखो अगर हम लोग इसे फीफो के तरह मानते हैं, ठीक है, फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो स्टॉक हमारा पहले प्रोड्यूस होगा वो स्टॉक पहले सेल होगा। अगर हम लोग ऐसे कंसिडर करके चलते हैं तो ये 44,000 जो है ना, ये हम लोग का सारा का सारा करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स का आइटम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो हम लोगों ने जो सेल किया 1,60,000, वो कहाँ से सेल कर सकते हैं, वो 10,000 से सेल कर सकते हैं और बाकी यहां से सेल कर सकते हैं, या फिर ये सेलिंग यूनिट ऐसा है हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां से भी सेल कर सकते हैं। बट इसके बारे में हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि जो यूनिट सेल हुआ है वो प्रोड्यूस्ड स्टॉक से हुआ है या ओपनिंग स्टॉक खत्म होने के बाद बाकी अमाउंट प्रोड्यूस स्टॉक से हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला है। जब क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग हमेशा एजम्पशन लेते हैं फीफो का। क्यों, देखो जो भी मैन्युफैक्चरर है वो क्या चाहेगा, उसका पुराना स्टॉक पहले निकल जाए। अब ये पुराना स्टॉक है और ये फ्रेशली प्रोड्यूस हुआ है, इससे तो फ्रेश ही है ना,
तब वो क्या चाहेगा कि पहले ये स्टॉक बिक जाए, ठीक है। तो 1,60,000 में सेल कैसे हुआ होगा, पहले 10,000 हुआ होगा और बाकी कहां से हुआ होगा, बाकी 1,50,000 यहां से हुआ होगा, ठीक है, 1,94,000 से, और बाकी बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। तो हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये पूरा का पूरा करेंट यूनिट से बचा हुआ स्टॉक है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं फीफो का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो कि एज्यूम फीफो, फीफो एजम्पशन करके हम लोग इसका वैल्यूएशन कर रहे हैं। नहीं तो वैल्यूएशन कुछ और भी हो सकता था, अगर क्वेश्चन में बता देता कि 10,000 यूनिट नहीं बेचा है, जो भी बेचा है फ्रेश स्टॉक से बेचा है, तब हम लोग 44,000 को कैसे वैल्यू करते वो भी हम बता देते हैं। पहले हम ये निकाल के दिखाते हैं कि फीफो क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोला है, अगर बोलेगा तब वैसा करना चाहिए। तो फीफो के हिसाब से अगर चलते हैं तो बचा हुआ स्टॉक अगर मेरा पूरा करेंटली प्रोड्यूस्ड यूनिट से बना हुआ है, तो करेंटली प्रोड्यूस स्टॉक का देखो कितना आया है, वैल्यूएशन यहाँ पर हमें दिख जाएगा 94.73। ये देखो 1,94,000 यूनिट जो बना उसका कॉस्ट आया 94.73। ये तो करेंटली बना हुआ स्टॉक का वैल्यू है, ये उसका टोटल है, तो 94.73 से वैल्यू होगा। तो पहले हम ये करके दिखाते हैं, फिर तुम लोग को बताते हैं कि अगर ये 10,000 भी बचा हुआ रहता तो कैसे कैलकुलेशन होता। इंटू 94.73, ठीक है, तो 4,41,68,120 ये वैल्यू हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका वैल्यूएशन के हिसाब से कर दिया। लेकिन अगर मान लो कि हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि 1,60,000 जो सेल हुआ है ना सिर्फ इसी से सेल हुआ है, तो इसका मतलब जो 44,000 बचा हुआ है वो कैसे बचा हुआ होगा, 10,000 पूरा बचा हुआ रहेगा, और 1,94,000 से अगर 60 बिक जाता है तो यहाँ से 24 बचा हुआ रहेगा। 44 24 नहीं 34, ठीक है, टोटल 44 ही होगा, लेकिन इस तरीके से होगा। तो इसका वैल्यूएशन कितना होगा 10 रुपीज करके, इसका वैल्यूएशन कितना होगा 94.73 करके। क्यों, क्योंकि ये फ्रेश यूनिट से बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक होता है, और ये है प्रीवियस स्टॉक का बचा हुआ। अब इसको 10 मैंने क्यों लिखा है, देखो ना क्वेश्चन में ही तो बोला है कि 10 पर यूनिट करके है, कहाँ गया, ये देखो ओपनिंग स्टॉक जो है फिनिश गुड्स का वो 10 नहीं सॉरी 96 होगा ना, मैंने 10 लिख दिया गलती से, 96 होगा, 96। ম্যাম বলছি অফিস এক্সপেন্সেসটা কি আসে না? অফিস এক্সপেন্স ছিল না এটাতে, মনে হচ্ছে ওই জন্যই লিখিনি। হ্যাঁ অফিস এক্সপেন্স এতে নেই। কি অফিস, হ্যাঁ অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, হ্যাঁ আসবে তো। ও আচ্ছা, এটা এটা আমি যদি জেনারেল অ্যাজিউম করি তাহলে পরে লিখছি, ঠিক আছে। এখানে একটা অ্যাজাম্পশন নিতে পারি অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেসটা আসবে, এবার এটাকে যদি আমি মনে করি রিলেটেড উইথ প্রোডাকশন তাহলে আমাকে আগেই লিখে দিতে হবে, কিন্তু আমি যদি এটাকে মনে করি জেনারেল তাহলে আমি এটাকে সেলিং ডিস্ট্রিবিউশনের আগে লিখবো, ঠিক আছে। তো যে কোনো অ্যাজাম্পশনে করা যায়, আমি তো এখানটা লিখতে ভুলে গেছি, কোনো অসুবিধা নেই, আমি এটাকে জেনারেল অ্যাজিউম করে লিখে দিতে পারি। এবার এটাকে যদি প্রোডাকশন রিলেটেড অ্যাজিউম করবে তো আগে লিখে দেওয়া যাবে, দুটোই ঠিক কোনোটাই ভুল না। এই যে এখানে যেটা বলেছিল, এই দেখো এখানে যদি আমরা জেনারেল ইউজ করি তাহলে নেট ফ্যাক্টরি কস্টের পরেই লিখে দেওয়া উচিত আমাকে। এই যে নেট ফ্যাক্টরি কস্ট বেরোলো তারপরেই লিখে দেওয়া উচিত, আর লিখে দিতে হবে কি অ্যাজাম্পশন করছে কি এটা আমাদের রিলেটেড উইথ প্রোডাকশন। আর যদি আমি অ্যাজাম্পশন লিই কি রিলেটেড উইথ প্রোডাকশন নয়, তাহলে আমি কোথায় করব, তাহলে আমি করে দেবো এখন আমি তো লিখে ফেলেছি, তাহলে আমি এখানেই করে দেবো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওভারহেড জেনারেল। যদি তুমি ওখানে লিখে ফেলেছো কোনো অসুবিধা নেই, লিখতে পারো, কিছু অসুবিধা হবে না, এখানটায় অ্যাড করে দাও নেট ফ্যাক্টরি কস্টের পরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওভারহেড, তারপরে ওপেনিং আর ক্লোজিং এগুলো পরপর করতে থাকো, তাহলেও হবে। একই ব্যাপার, অসুবিধা নেই, কারণ আমাকে এখানে কিছু বলেনি, তো আমি যে কোনো অ্যাজাম্পশনে করে নিতে পারি, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা অ্যাজাম্পশন নিতে পারি। देखो अगर हम लोग ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है इसको कुछ बोला नहीं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल है कि प्रोडक्शन रिलेटेड है, हम लोग चाहे तो ना इसको यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और अगर चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हैं। अभी मैंने तो यहाँ पर जो है जगह रखा नहीं है, वो भी करके देख सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं ये कर लेते फिर दोबारा से वैसे करके भी दिखा देते हैं, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या करना है। एक बार ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग का आ रहा है 44,000 और वैल्यू निकल के आ रहा है 41,68,120। ये देखो 41,68,120, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का
94.73 करके ही होगा, तो इसको दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वही रेट तो वही है ना, सिर्फ हम लोग स्टॉक को कम कर रहे हैं। 1,93,38,400 माइनस 41,68,120, तो ये हो गया 1,51,70,280। अच्छा, अब इसमें ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को, ये कितना करके आ रहा है, ये वही रेट होगा 94 पॉइंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 94 पॉइंट, ये देखते हैं कितना हो रहा है, डिवाइडेड बाई ये कितने यूनिट के लिए हुआ, 1,94 से 10 माइनस ये 1,60 यूनिट हो गया, 94.81 हो गया, रेट चेंज हो गया। देखो ये कितने यूनिट के लिए हुआ, 1,60,000 यूनिट। क्यों? क्योंकि ये 44,000 था और ये 1,94,000 था, समझने के लिए मैंने बता दिया। और ये 1,60,000 नहीं लिखने से भी होगा, तो 1,60,000 से अब डिवाइड होगा, क्योंकि इसके बाद जो भी खर्चा लगेगा वो सेलिंग यूनिट पे लगेगा। अब हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और यहाँ पर लिख देते हैं एज्यूम टू बी जनरल, एज्यूम टू बी जनरल। और हम दूसरे तरीके से भी करके दिखा देते हैं, नॉर्मली जिसमें तुम लोग ज्यादा हैबिचुएट होते हो, ठीक है, वो वाला भी दिखा देते हैं, वो ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन अभी कंसेप्ट जो है थोड़ा सा हमारा प्रोफेशनल कोर्स के लिए दोनों चीज ही एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ बोला नहीं है, तुम लोग दोनों तरीके से कर सकते हो। 26,52,000। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये क्योंकि जनरल माना है हम लोगों ने, तो ये यूनिट सोल्ड पे ही कैलकुलेट होगा, तो 1,60,000, 16.58 ऐड करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस स्टाफ। तो ये लिखते हैं, पहले ऑफिस स्टाफ बोला है तो पहले ये लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अब देखो ये ऑफिस स्टाफ जरूर बोला है, लेकिन ये हमारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रेवल कर रहा है तो सेल करवाने के लिए कर रहा होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होते हैं वो ट्रेवल नहीं करते हैं, वो एक जगह पे बैठ के काम करते हैं। तो ट्रेवलिंग अलाउंस, तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस जो है ये हम लोगों को हमेशा सेलिंग वाले पॉइंट पे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेवलिंग अलाउंस है। भले ही ऑफिस स्टाफ रखा हुआ है बात, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, ट्रेवल करने का, तो सेल वाला काम कर रहे हैं। तो 1,21,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 करेंगे, 0.76। अच्छा, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस है 6,46,000, 4.037 मतलब 4.04 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, प्लस 0.76 प्लस 16.58 प्लस 94.81, 116.18 इंटू 1,60,000 कर देते हैं, 1,85,00,000। ये 90 आ जा रहा है, शायद ऐड करने से 90 ना आए, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन है, तो एक काम करते हैं ऐड ही कर लेते हैं, ठीक है। सेम आ जाता अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं होता, ये अगर मतलब हम लोग का एग्जैक्ट अमाउंट आया हुआ होता ना, तो 1,60,000 से ऐड करने से उतना ही आता जितना ये ऐड करने पे आएगा। अच्छा, 1,85,89,280, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला है देखते हैं, प्रॉफिट हम लोग को बोला है 15% ऑन सेल, तो सेल के ऊपर अगर 15% बोला है तो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा, क्योंकि ये कॉस्ट है तो प्रॉफिट 15। सेल अगर 100 रुपीज का सेल होने से 15 रुपीज का प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना हुआ 85। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 1,85,89,220 पे अप्लाई करना पड़ेगा 15/85, तो ये हो जाएगा 328,0461,
ठीक है। अब ये ऐड करेंगे और यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। 18589,280, 2,18,69,741, और ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यूनिट में निकालना पड़ेगा। 328,046 डिवाइडेड बाई 1,60,000, जितना यूनिट सेल होगा उतने का प्रॉफिट 2.05। ऐड करते हैं 116.18 प्लस 2.05, 118.23, 118 सॉरी ये मेरा 2.05 हो रहा है, 2.50 हो रहा है, शायद मैंने गलत लिखा। 328,0461, 20 पॉइंट आ रहा है। अच्छा अच्छा, 20.50, 136.68 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला फिर से बताते। क्वेश्चन में हमें बोल दिया था कि प्रॉफिट सेल के ऊपर है 15%, तो सेल अगर 100 है तो प्रॉफिट 15 है, तभी तो हो रहा है ना 15%, तभी तो हो रहा है 15%। तो अगर सेल 100 है, प्रॉफिट 15 है, तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट का मतलब क्या, सेल से प्रॉफिट को लेस करने से कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट हो गया 85। 100 से 15 लेस कर दो, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट 15, कॉस्ट 85, वैसे करके मैंने निकाला है। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा। हाँ, अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को यहाँ नहीं लेके यहाँ लेना चाहते तो कैसे होगा, वो भी हम बता देते, इसी साइड में करके बता रहे। ठीक है, एडिशनली यहाँ पर करके बता रहे। यहाँ पर हम लोग का कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिर ऐड होना चाहिए, जैसे ही हम लोग का नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया उसके बाद ऐड होना चाहिए। तो हम लोग का यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ऐसे हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, इसके बाद से हम लोग का एडिशन होना स्टार्ट होगा। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसके पहले नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, हम इसमें टोटल करके दिखा दे रहे हैं 1,83,78,400। इसका पर यूनिट बाद में दिखा देंगे, तुम लोग खुद से भी इसको एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो कितना होगा, यहाँ पर देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2652, 2652 टोटल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1,83,7,8,400 प्लस 26,52,000, तो ये हो गया 2,10,30,400। अगर पर यूनिट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 94.73 यहाँ पर होगा, ये जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन तब, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगा, यूनिट फिर 1,90,000 पे होगा। ठीक है, ये यूनिट फिर 1,90,000 पे होना चाहिए, 265,200। तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो जितना प्रोडक्शन हुआ है उतने पे लगना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 26,52,000 डिवाइडेड बाई 1,94,000, क्योंकि वहां पर मैंने, ये क्या एरर वेरर दिखा दिया, ये देखो 13.67, 13.67, ठीक है, प्लस 94.73, 108.4। ठीक है, चेंज क्यों हो गया, बिकॉज वहां पर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं बता रहे हैं, तो फिर ये सेल्स से रिलेटेड हो गया, तभी तो सेल्स के साथ लिखा था, तो इसीलिए 1,60,000 पे किया था। अब ये प्रोडक्शन से रिलेटेड मानेंगे तो जितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है उस पे कैलकुलेट करना चाहिए। उसके बाद ये कैलकुलेट होने के बाद क्या करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने COP लिख दिया। अब यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो गया यहाँ पर हम लोग का, ये रहा 9,60,000। ठीक है, ये ऐड कर देते हैं, 2,10,30,400 प्लस 9,60,000, तो ये हो जाएगा 2,19,904,000। फिर यहाँ से लेस करेंगे
ये आ जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ सॉरी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यहां से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो कितना आएगा, उसका तो कैलकुलेशन हम लोग फीफो मान के ही कर रहे हैं, क्यों कुछ नहीं बोलेगा तो उसमें फीफो ही मानना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये वाला 4168 120, 4168 120, तो 178222280। अच्छा, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, देखो लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये क्या आ जाएगा COGS। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये ट्रैवलिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करके देखते हैं कितना आता है, 1,21,000, 6,46,000, 646,000 सेम आएगा। ये देखो 1,85,89,280 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें लगाएंगे प्रॉफिट, सेम तरीके से 15/85 करके, तो कितना आ जाएगा 320,80,461, यहां से देख देख के लिखते हैं, तो सेल्स वैल्यू कितना आ जाएगा 218,69 69,741, ठीक है, ये आ जाएगा। सेम ही आंसर आएगा चाहे तुम लोग कैसे भी करो, ओवरऑल आंसर सेम आएगा। यहाँ पर यूनिट थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, क्योंकि यूनिट के बेसिस पे चेंज हो रहा है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या किया, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐसे लगाना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का ये 96 है, मैंने बोला इसको लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ भी लिखने का जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक अपना यही रेट पे रहेगा 108.4, ठीक है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक अपना 108.4 नहीं, ये हम लोग का 94.73 पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है सोल्ड, ये कितना आया, ये 1,60,000 यूनिट का आया। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों ने निकाला है, ये कितने यूनिट का आया है, ये 1,60,000 का। फिनिश गुड्स हम लोग ये लेस करने के बाद मतलब 17,68,120, क्योंकि देखो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये कितना हो जाएगा 1,94,000 प्लस यहाँ पर 10,000 ऐड करके जितना आएगा, फिर 44 लेस करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000 के ऊपर आया, तो डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 1 करोड़ 1782 अच्छा 80, तो 1,60,000, ये तो यूनिट सोल्ड के ऊपर आएगा, तो 111.39 कर देते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग ये हम लोगों ने निकाल रखा है, ये सब तो हम लोग का किस पे आएगा, यूनिट सोल्ड पे, तो 0.76 और ये हो जाएगा 4.40, यहां से देख के ही लिख सकते हैं। ऐड करो 0.776 प्लस 4.404, देखो कितना आया 116.18, सेम आ गया 116.18, सेम ही आएगा। फिर प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा, हम और यहाँ नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं तुम लोग को, ठीक है, सेम तरीके से आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब ये एजम्पशन पे है कि हम लोग कौन सा एजम्पशन ले रहे हैं, हाँ, लेकिन कहाँ कहाँ चेंज होगा वो भी मैंने बता दिया। अच्छा हुआ कि हम लोग दोनों तरीके से करके देख लिए, कि अगर बाई चांस एग्जाम में ऐसे कर देते हो तो क्या करना है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद लग रहा है, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये 1,94,000 पे लगेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट का निकल के आया 1,94,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट का है 10,000 का है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये जो टोटल दिख रहा है ये कितने यूनिट का है, ये हम लोग का हो जाएगा 2,04,000 का, क्योंकि इसके साथ ये ऐड हो गया, फिर 44,000 का क्लोजिंग स्टॉक लेस हो गया, तो ये 1,60,000 आ जाएगा। इसके बाद सारे 1,60,000 पे लगने लगेंगे, ठीक है। ऐसे करके आंसर लास्ट में जाके सेम आएगा, लेकिन एजम्पशन बेसिस पे मिडिल में थोड़ा सा हम लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला भी हो गया, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हम लोग कर लेते। देखो इसमें क्या बोला है,
इसमें बोला है कि ए लिमिटेड कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट। 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है एक कंपनी का ऑफ ए प्रोडक्ट एवरी मंथ, हर मंथ इट्स वर्क्स कॉस्ट एट वेरिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। अच्छा, वर्क्स कॉस्ट ही बता दिया, चलो अच्छा हुआ, हमारा मेहनत थोड़ा सा तो कम होगा, नहीं तो वर्क्स कॉस्ट के लिए प्राइम कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अलग अलग कैपेसिटी लेवल यूटिलाइजेशन करने पे कितना वर्क्स कॉस्ट आता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब जैसे मशीन का एक कैपेसिटी होता है कि इतना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर मशीन का 10% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे तो वर्क्स कॉस्ट इतना होगा, बढ़ेगा। देखो जितना ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे वर्क्स कॉस्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे खर्चा उतना हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि क्वांटिटी जैसे फिक्स्ड खर्चा क्यों होता है, ये कुछ फिक्स्ड खर्चे ऐसे होते हैं, मतलब फिक्स्ड खर्चे का मतलब ही वही होता है कि यूनिट कम प्रोड्यूस करो ज्यादा प्रोड्यूस करो, वो तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो इसीलिए वर्क्स कॉस्ट जो हम लोग का निकल के आ रहा है ना, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे मान लो फैक्ट्री का रेंट, अब फैक्ट्री बंद रहे चालू रहे रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम लोग ज्यादा फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे तो हम लोग का जो कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मोर यूनिट्स में, और जब मोर यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जितना कैपेसिटी यूटिलाइज कम करेंगे उतना यूनिट प्रोड्यूस कम हो जाएगा, और जितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा करने का मतलब है यूनिट प्रोड्यूस ज्यादा होगा। तो बोल रहा है कि टोटल इतना प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने से 1 लाख का प्रोडक्शन कर सकता है। अब देखते हैं क्या बोला है आगे। इट्स फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बता रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ना फिक्स्ड है 1,50,000, मार्केटिंग फिक्स्ड है 2,50,000 पर मंथ है। द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वेरिएबल है 30 पर यूनिट। इट कैन सेल 100% ऑफिस आउटपुट एट 500 पर यूनिट प्रोवाइडेड इट इनकर्स द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कि ये अपना 100% आउटपुट बेच सकता है 500 रुपए करके सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन उन्हें ये कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे क्या होता है प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो ये इनको क्या खर्चा करना पड़ेगा। बोल रहे हैं इट गिफ्ट गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग 30 पर यूनिट ऑफ सेल। बोल रहे हैं कि कस्टमर को गिफ्ट आइटम देगा, ठीक है, अट्रैक्ट करवाने के लिए, और इस पे इनका खर्चा लग रहा है एक यूनिट सेल होने से 30 रुपीज का। फिर बोल रहा है इट हैज लकी ड्रॉज एवरी मंथ गिविंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ 50,000, सेकेंड प्राइज 25, थर्ड प्राइज 10,000 एंड 3 कॉन्सोलेशन प्राइजेस ऑफ 5,000 ईच टू कस्टमर बाइंग द प्रोडक्ट। बोल रहा है इन्होंने क्या किया है, एक लकी ड्रॉ का कंसेप्ट भी रखा है, ठीक है। लकी ड्रॉ के हिसाब से जिनका नाम भी निकल के आएगा, फर्स्ट विनर जो होंगे उनको 50,000, सेकेंड को 25, थर्ड को 10,000, और उसके बाद 3 कॉन्सोलेशन प्राइज रखा जाएगा 5,000 ईच करके। यानी प्राइज का खर्चा कितना हो गया, 50,000, 25,000, 10,000 और 5,000 करके 3 लोगों को देना है। तो 50 और 20, 50, 60, 85 और 50 मतलब 100, यानी 1 लाख। ये सब 1,000 में था ना, तो पीछे 1,000 आ जाएगा, तो 1 लाख का प्राइस का खर्चा करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, अगर 500 में 100% सेल करना है। और बोल रहा है इट स्पेंड 1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर। कस्टमर का रिफ्रेशमेंट के लिए 1 लाख रुपीज का पर मंथ का एक्सपेंस करना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप जो है इट स्पॉन्सर से टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख पर मंथ। बोल रहा है इन्होंने एक स्पॉन्सरशिप भी रखा है जिसका कॉस्ट इनको बेयर करना पड़ेगा पर मंथ 20 लाख। स्पॉन्सरशिप देखते हो कोई भी, अगर तुम लोग कुछ वीकली सीरियल्स वगैरह देखते हो या फिर मैच वैच चलता है टीवी पे तो वो भी देख सकते हो, तो उसमें स्पॉन्सर जो करते हैं उनका नाम दिखाता है ना एडवर्टाइजमेंट में, वही स्पॉन्सरशिप, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ कंपनी वगैरह है। इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट 550 पर यूनिट विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रेफर टू ए टू डी। बोल रहे ए से डी में जो भी एक्सपेंसेस रेफर किया गया है वो इनकर्ड नहीं करना पड़ेगा, विदाउट नहीं करना पड़ेगा, अगर वो अपना 30% आउटपुट बेचने का सोच रहे हैं और सेलिंग प्राइस भी इतना मिलेगा। और यहाँ पर बोल रहा है हमें कॉस्ट शीट बना के देना है, ठीक है। कैसे, टोटल कॉस्ट दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है, 30% और 100% कैपेसिटी लेवल यूटिलाइजेशन करके हमें ये बना के देना, ठीक है। तो बना लेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ
यहाँ पर लिखेंगे लेवल ऑफ कैपेसिटी 30% और 100%, ये दोनों ही हमें दिखाने के लिए बोला है। इस कैपेसिटी पे कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है। और यूनिट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये पूरा पर मंथ का दिया हुआ है। देखो अगर हम लोग 30% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, 30 100 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बोला है 30% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा। जब 1 लाख यूनिट टोटल ये प्रोड्यूस कर सकता है, तो टोटल कैपेसिटी तो 100% ही होता है ना। तो 100% पे अगर 1 लाख होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 100% में अगर 1 लाख होगा तो 30% में 30,000 होगा। इसका 1 लाख का 30% 30,000 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कॉलम, एक बन जाएगा पर यूनिट का और एक बना लेते हैं टोटल। यहाँ पर भी पर यूनिट और टोटल, रुपीस 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 रुपीस। अच्छा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा वर्क्स कॉस्ट, वहीं से स्टार्ट है। वर्क्स कॉस्ट सिर्फ देख के लिखना है, गिवन है। ये देखो वर्क्स कॉस्ट 100% पे 310 पर यूनिट है ये, ठीक है। ये देखो वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट, और 30% पे 380। टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30,000 इंटू 380, 1,14,00,000। और ये हो जाएगा 310 और उसके बाद 50 3 कितना हो जाएगा, 3,10,00,000। ठीक है, 3,10,00,000 इतना हो जाएगा। वर्क्स कॉस्ट हो गया। इसके बाद वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे देते हैं, ठीक है, हम इसको प्रोडक्शन रिलेटेड ही मान लेते हैं। ये देखो नीचे बोल ही रखा है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। फिक्स्ड बता रखा है 1,50,000, तो यूनिट से कोई मतलब नहीं है, इसका यूनिट मत लिखो क्योंकि यूनिट तुम लोग को चेंज दिखेगा। हम बताते हैं कैसे। फिक्स्ड का मतलब है चाहे 30,000 यूनिट बना लो चाहे 1 लाख यूनिट बना लो, दोनों केस में सेम होगा। जैसे रेंट, अब फैक्ट्री का रेंट, अब फैक्ट्री में 1,000 यूनिट बनाओ कि 5,000 यूनिट बनाओ, रेंट नहीं बदलने वाला। वैसे ही अब इसका पर यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन तुम लोग को सेम नहीं दिखेगा क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ये देखो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करोगे तो आंसर आएगा 5, और यहाँ पर करके देखो 1,50,000 डिवाइडेड बाई अगर 1 लाख करोगे तो आंसर आएगा 1.5। ये चेंजेस क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इसीलिए अगर चाहो तो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, कैलकुलेट किया तो लिख लो, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 1.5। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस देखते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस यानी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऐड करते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हम यहाँ पर और नाम वाम नहीं लिख रहे, ठीक है, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें ना अलग अलग वैसे कुछ खास नाम बोला है नहीं। तुम लोग चाहो तो ये दोनों को ऐड करके लिख सकते हो कि ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन हम इसको एक ही बार में कर देते हैं। ठीक है, तुम लोग बाद में इसको ना अलग अलग करके लिख लेना। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्सपेंस। तो मार्केटिंग एक्सपेंस भी फिक्स्ड है, देखो बोला है 2,50,000 पर मंथ। तो ये 2.5 हो जाएगा, और 2,50,000/3 मतलब 25/3, 8.33 आएगा। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखो, इसके बाद बोला है डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 30 पर यूनिट, तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये बोला है 30 पर यूनिट यानी ये वेरिएबल है, तो यहाँ 30 लिखेंगे तब जाके यहाँ पर पता चलेगा कितना हो रहा है, 9 लाख। यहाँ पर 30 लिखेंगे तो 30 लाख। ठीक है, मैंने एक लाइन स्किप किया है, तुम लोग इस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर सकते हो, फिर इसके बाद ये टोटल कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर और भी कुछ खर्चा ऐड होगा जिसका हम नाम दे देते हैं स्पेशल कॉस्ट। ठीक है, ये बोला है ना कि इनको अगर 100% सेल करना है वो भी 500 पे, तो ये खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्पेशल कॉस्ट बोल के, नाम हम ऐसे दे देते हैं स्पेशल कॉस्ट। ठीक है, उसमें सबसे पहला है गिफ्ट आइटम,
गिफ्ट आइटम। अच्छा, उसके बाद है प्राइस। प्राइस का खर्चा बोला था, ये देखो सेकंड पॉइंट में प्राइस, फिर बोला था रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, तो रिफ्रेशमेंट लिख देते हैं, और स्पॉन्सरशिप। लेकिन ये सभी खर्चा हमारे 30% एक्टिविटी लेवल पे अप्लाई नहीं होगा, बोल दिया था क्वेश्चन में 30% वाले में ए टू डी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो स्पेशल कॉस्ट देखो यहाँ पर क्या क्या कॉलम बना हुआ था, पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल। इसका मतलब यहाँ भी सेम तरीके से लिख लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल। अच्छा, तो ये स्पेशल कॉस्ट यहाँ नहीं आएगा, गिफ्ट आइटम का यहाँ आ जाएगा। गिफ्ट आइटम का कॉस्ट देखो 30 पर यूनिट ऑफ सोल्ड, तो 30 लिखेंगे पर यूनिट, और टोटल में कितना लिखेंगे, जितना यूनिट बन रहा है उतना यूनिट सेल करना है, 100% सेल हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में बोला है 100% सेल हो जाएगा, मतलब ये 1 लाख पूरा, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 लाख। अच्छा, इसके बाद प्राइस, प्राइस का हमें टोटल में बता दिया है, तो प्राइस का हम लोग टोटल में लिख देंगे, इनका तो होगा नहीं, तो प्राइस का टोटल हम लोग का 1 लाख आया था, ठीक है। कैसे करके आया था, यहाँ पर दिखा दे साइड में, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। बोला 50,000, 25,000, 10,000, हम ऐसे के लिख देते, के मतलब 1000, बाद में ना तुम लोग वर्किंग नोट बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50, 25, 10, के मतलब 1000 होता है, ठीक है। और 5000 इंटू 3, ये तीन जो लास्ट कॉन्सोलेशन प्राइस होगा, तो अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया तो 1 लाख होगा, तो ये 1 रुपीज करके आ रहा है, डिवाइड करने से 1 लाख बाई 1 लाख। रिफ्रेशमेंट का यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर रिफ्रेशमेंट बोल रखा है देखो 1 लाख, ये टोटली बोल रखा है पर मंथ, तो 1 लाख। अच्छा, 1 लाख यानी फिर से वही पर यूनिट का चेक करते हैं तो 1 रुपीज आता है। स्पॉन्सरशिप यहाँ नहीं लगेगा, स्पॉन्सरशिप का हो रहा है 20 लाख पर मंथ, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 20 लाख और डिवाइडेड बाई 1 लाख यानी कि 20 रुपीज, ठीक है। अब ये सब ऐड करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने सभी तुम लोग को करके बता दिया, इसका तुम लोग कर लेना वर्किंग नोट बाद में, ठीक है, इसका वर्किंग नोट जरूर बना लो। और यहाँ पर मैंने ऐड करके नहीं लिखा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो लिख सकते हो, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिर उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो, मैंने वो अलग से दिखाया नहीं, बस और कुछ नहीं। अब ये भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ही आएगा, ये जो स्पेशल कॉस्ट है। अब हम लोग एक एक पॉइंट को ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना निकल के आता है। 14, यहाँ पर 114, ये प्लस 1 लाख 50, 2 लाख 50, मतलब 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 9 लाख, 13 लाख, 13 लाख, और इधर हो जाएगा बस, हाँ 13 लाख ही आ रहा है। 13 लाख, ये वन, कुछ तो गलत हो गया, रुको। 2 + 1 3, 3 और यहाँ पर 4, 4 और 9, 13 तो आ रहा है, 13 प्लस 114, अच्छा इतना आ रहा है 1 करोड़। अच्छा, मैंने शायद एक जीरो कम ले लिया था, 1 करोड़ आ रहा है, अब ठीक है। 1 करोड़ 27 लाख, 1 करोड़ 27 लाख, इसका कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाई 30,000, डायरेक्टली कर लो, तो कितना आ गया 423.33 कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब इसको ऐड करने से आएगा, इसको ऐड करने से देखते हैं आता है कि नहीं, 380 आना तो चाहिए, क्योंकि सारा ही हम लोगों ने लिखा हुआ है 8.33 प्लस यहाँ पर 30, हाँ आ रहा है 423.33 आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इधर का देखते हैं, ये कितना हो जाएगा टोटल में, यहाँ पर है 31 लाख, 31 लाख प्लस, नहीं 3 करोड़, 3 करोड़ 10 लाख, 1 लाख 50, 2 लाख 50, मतलब 3 लाख, 4 लाख, 34 लाख। फिर उसके बाद 3234, 34 लाख फिर से, 4, ये फिर से आंसर नहीं आया, ठीक है 3123, ये 20 लाख, अच्छा 20 और 30, 50, 52 लाख, ये 52 लाख हो गया,
52 लाख प्लस 30 और यहाँ पर 30 लाख, 52 प्लस 30। अच्छा, और यहाँ पर हो गया 4, ये 86 प्लस, अच्छा 3 करोड़ 96 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, 3 करोड़ 96 लाख आना चाहिए मेरा, फिर से शायद कुछ गलत कैलकुलेशन हुआ है, अगर ये आ रहा है तो ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना है हम लोगों को 1 लाख से, 396 आ जाएगा, ठीक है 396 आ जाएगा। अब ये ऐड करके भी देख लो, 30 ये आ रहा है कि नहीं, 31 2 52 इधर 52 आ रहा है, 52 प्लस 30 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 310, 396 आ गया। अच्छा, इसका प्रॉफिट भी दिखाने बोला था, वो भी दिखा देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये यहाँ पर हटाते हैं एक बार, ये देखो प्रॉफिट बोला था ना, तो वो भी दिखा देता है। ये देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें सेल वैल्यू बता रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बैलेंस करके आ जाएगा, सेल्स वैल्यू बता रखा था, यहाँ पर लिखते हैं सेल्स पर यूनिट सेल है, 30% के केस में है 550 और 100% के केस में है 500। तो यहाँ पर 500 इंटू 1 लाख, तो 500 और लाख के लिए 5 zeros, और यहाँ पर 550 इंटू 30,000, 1 करोड़ 65 लाख माइनस 1 करोड़ 27 लाख, 38 लाख बैलेंस करके आ गया, डिवाइडेड बाई 30,000 कर देते हैं, पर यूनिट भी निकल जाएगा 126.67, ठीक है। ये ऐड करने से देखो 550 आ जाएगा, और इधर हम लोग अगर बैलेंस करते हैं, ये 500 है, इसको बैलेंस करके भी निकाल सकते हो, 500 माइनस 396 कर लो, तो 104 प्रॉफिट हो गया, 104 फॉर 1 लाख यूनिट, तो 104 और 5 टाइम्स 0, ठीक है। ये होना चाहिए, ऐसे माइनस भी करोगे तो भी आ जाएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम, जैसा ठीक लगे। तो ये हम लोग का सेल्स कैलकुलेट होके आ जाएगा, कितना सेल्स है। तो हम लोग को वही कैलकुलेट करने के बोल रहा था कॉस्ट शीट, अब कॉस्ट शीट में तो प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं, तो प्रॉफिट भी दिखा दिए। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, बस एक क्वेश्चन बाकी है ये वाला, जो कि काफी बड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन चाहे तो हम एक बार क्लास भी शेयर कर देंगे, तुम लोग आराम से इसको देख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट जो होगा क्लास तब ये करवा देंगे, क्योंकि एक ही बचा, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।